बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुखातिब हूँ अपनी क्लास 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने एक सब्जेक्ट डायनामिक्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान का आगाज़ किया हुआ है। तो इस सिलसिले में जो है आज हमारे टॉपिक का नाम है फेलर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, या पाकिस्तान में जमहूरियत का फेल होना। बुनियादी तौर पर जो है वो सवाल पैदा करता है कि दुनिया के तमाम निज़ामों में जो है वो सबसे बेहतरीन निज़ाम हुकूमत जो है वो हमें जमहूरियत नज़र आता है, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो 72 सालों की कोशिशों के बावजूद भी जो है वो जमहूरियत फ़ेल है। तो जमहूरियत के फ़ेल होने के पाकिस्तान में जो है वो क्या असबाब हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में कि पाकिस्तान में जो है वो अगर पार्लिमानी जमहूरियत की बात की जाए तो पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत जो है वो फ़ेल है या नाकाम है। बुनियादी तौर पर जो है वो इसकी क्या वजूहात हैं। लेकिन इस सिलसिले में जो है वो इस बात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि अगर हम बरतानिया की बात करें तो बरतानिया में पार्लिमानी जमहूरियत बुनियादी तौर पर उनकी अवामी उमंगों की तर्जमान है, उनके अवाम के मिजाज से जो है वो मुताबिकत रखती है। तो चूँकि हमारा ये निज़ाम जो है वो चूँकि बुनियादी तौर पर बेशक हमें विरासत से मिला था बरतानिया से, लेकिन बुनियादी तौर पर जो है वो हमारे निज़ाम से अवाम के मिजाज से जो है वो चूँकि मुताबिकत नहीं रखता, तो इसलिए जो है वो अब तक ये जो है निज़ाम पाकिस्तान में नाकाम चला आ रहा है। अब हम उन वजूहात का जायज़ा लेते हैं या उन वजूहात को गिनवाते हैं जो बुनियादी तौर पर जो है वो पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत की नाकामी का सबब बने हैं। सबसे पहला सबब है पाकिस्तान में जमहूरियत की नाकामी का अवाम की सियासी तरबियत का ना होना। मार्शल लॉ के नफाज के बाद जिस सबब पर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया गया वो ये था कि कौम की सियासी तरबियत नहीं हुई, इसलिए पार्लिमानी जमहूरियत इस मुल्क को रास नहीं आई। मार्शल लॉ नाफिज करने वालों का ख्याल था कि फ़िलहाल इस मुल्क में ऐसी जमहूरियत नाफिज की जाए जिसको समझदार लोग कंट्रोल कर रहे हों या इसकी रहनुमाई कर रहे हों। इस तसव्वुरात को कंट्रोल डेमोक्रेसी या गाइडेड डेमोक्रेसी का नाम दिया गया। वाक़या यूँ है कि पाकिस्तान के अवाम बरादरी सिस्टम, सरदारी निज़ाम, जागीरदारी निज़ाम और इस तरह की कई बीमारियों का शिकार है और इनकी वो सियासी तरबियत नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। ताहम इस तरबियत का तरीका समझदार लोगों या फ़ौजी अमरों की रहनुमाई या कंट्रोल नहीं, बल्कि बार बार इंतखाबात का इनेकाद था जिससे अवाम हर पार्टी का तजर्बा करके अच्छे बुरे की तमीज़ कर सके और इंतखाबी नारों से इन्हें अपने मसाइल का शऊर हासिल हो जाएगा। बदकिस्मती से तरबियत का ये सही तरीका अख्तियार नहीं किया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जमहूरियत नाकाम हुई। नंबर 2, इस्लामी नज़रियात से गुरेज़। जनूबी एशिया के मुसलमानों ने हसूल पाकिस्तान के लिए जो बेमिसाल जानी व माली कुर्बानियाँ दी थी, इसका बुनियादी सबब यह था कि वो इस्लामी माशरा कायम करना चाहते थे और खिलाफत राशिदा की तर्ज की इस्लामी हुकूमत को अपना मतम नज़र बनाए हुए थे। पाकिस्तान की तश्कील के बाद सालों के इंतज़ार के बावजूद इन्हें अपना ख्वाब पूरा नज़र होता नहीं आया। इन्हें मालूम हो गया कि इनके रहबर इस मंजिल की तरफ नहीं बढ़ना चाहते, इसलिए इन पर मायूसी तारी हो गई। इस नफसियाती सूरत हाल में कोई भी इनकलाबी शख्सियत इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकती थी। नंबर 3 है दस्तूर पर अमल करने से राह फ़रार। भारत और पाकिस्तान दोनों इकट्ठे आज़ाद हुए थे। इंडिया ने अपना नया दस्तूर 1-2 साल में बनाकर जमहूरिया होने का ऐलान कर दिया, जबकि पाकिस्तान का दस्तूर बनने में 9 साल लगे। और जब वो दस्तूर नाफिज हो गया तो जिन पर इस दस्तूर पर अमल दरामद कराने की ज़िम्मेदारी थी वो ख़ुद ही इसको हतफ़ तनकीद बनाते दिखाई दे रहे थे। सिकंदर मिर्ज़ा उसे नाकाबिल अमल समझते रहे। सोहरवर्दी साहब जो दस्तूर बनने के चंद माह बाद वज़ीर आज़म बने, इसकी इस्लामी दिफात के ख़िलाफ़ थे और यूँ महसूस होता था कि इस दस्तूर को काम करने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। मुसलसल दस्तूरी बहरान भी मार्शल लॉ ही के नफाज से ख़त्म हुआ। नंबर 3 है कि जी इंतज़ामिया की नाअहली व नाकामी। मुल्क में नामनुमान था और ना ही कानून का दौरा। डाके चोरी का इंसदाद इसलिए मुश्किल था कि जराइम पेशा लोगों जो सियासी लोगों की पुष्पनाई हासिल थी, स्मगलिंग के सरपरस्त असम्बलियों में बैठे थे, ताजर को चोर
बाजारी और नाजायज़ मुनाफाखोरी की खुली छुट्टी मिली हुई थी। समाज दुश्मन नासिर के हाथ कितने लंबे थे, इसका अंदाज़ा इससे हो सकता है कि ख्वाजा नाज़मुद्दीन के अहद वज़ारत में गंदम की वाफिर मकदार के बावजूद कैद पड़ गया। इसका सबब यह था कि अयूब खोड़ो स्मगलरों से खसूसी ताल्लुकात रखते थे और पीरज़ादा अब्दुलसत्तार इन्हें रोकने की पोजीशन में ना थे। मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून के ज़माने में मशरक़ी पाकिस्तान में स्मगलिंग रोकने के लिए मशरक़ी पाकिस्तान के GOC मेजर जनरल इमराव ख़ान को अख्तियारात दिए गए, तो अवामी लीग के अरकान असम्बली ने सोहरवर्दी के ज़रिए दबाव डालकर इस ऑर्डीनेंस को मनसूख करवा दिया। ज़िले इंतज़ामिया और अदलिया के अफसरान सफारशी रुकों का एहतराम करने पर मजबूर थे, इसलिए ना चोर बाजारी रुक सकती थी और ना चोरी, ना डाका और ना स्मगलिंग। आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन होकर रह गई थी। इसके बाद है कि जी नाकाम खारजा पॉलिसी। फ़िरोज़ ख़ान नून जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे, उनकी वजारत अपनी कमज़ोरी की वजह से खारजा मामलात में भी जुर्रतमंदाना इक़दाम की सलाहियत से आ रही थी। भारत ने दबाव डालने के लिए नहरी पानी बंद किया तो नून वजारत ने जंग ना करने का ऐलान करके अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ किया। कश्मीर की आज़ादी के लिए कश्मीर में तहरीक चल रही थी, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान इस तहरीक को तशवीश की निगाह से देख रही थी। इससे अवाम की नज़रों में हुकूमत का वक़ार बहुत गिर गया था और इनकलाब के लिए हालात साजगार होते चले गए। इसके बाद है कि माशी बहरान। नए मुल्क में माशी खुशहाली भी नज़र न आती थी। हर तरफ बद इंतज़ामी और रिश्वत का दौरा था। स्मगलिंग पर काबू पाना नामुमकिन नज़र आ रहा था। जागीरदार और वडेरे मालिया अदा करने से इनकारी थे, इनके टैक्स अदा नहीं करते थे। करोड़ों रुपए के टैक्स बासर अफराद के ज़िम्मे वाजिब अदा थे। ज़र मुबादला के ज़ख़ायर तशवीशनाक हद तक कम हो चुके थे और माहाना खसारे का हिसाब लगाकर अयूब ख़ान ने कहा कि अगर 10 माह तक मज़ीद तिजारती खसारा बरकरार रहता है तो पाकिस्तानी सिक्के की कोई कीमत ना रहती। यह माशी बहरान किसी गैर मामूली ऑपरेशन का मुतकाज़ी था जो मार्शल लॉ के नफाज की सूरत में सामने आया। सदर अयूब ख़ान के सियासी अज़ाइम। सदर अयूब ख़ान की किताब जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही, फ्रेंड्स मास्टर्स के नाम के मुताले से मालूम होता है कि अयूब ख़ान मुद्दतों से सियासी अमूर में दिलचस्पी ले रहे थे और इन्हें पहले से ख्याल था कि मज़ीद इंतशार की सूरत में सियासतदानों को मुझसे और फ़ौज से दो चार होना पड़ेगा। वो एक तरफ सिकंदर मिर्ज़ा के साथ बड़े दोस्ताना मरासिम कायम रखे हुए थे, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर से भी दोस्ती रखते थे। गर्जे के मानने के शवाहिद मौजूद हैं कि वो इंसान जिन्होंने हिंदुस्तान में हुकूमत की मैन हू रूल्ड इंडिया किस्म की किताबें पढ़कर अपने आप को ख़ास मकसद के लिए तैयार कर रहे थे और उन्होंने फिर पाकिस्तान के इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद है कि जी सिकंदर मिर्ज़ा को नाकामी का ख़तरा। मुल्क में आम इंतखाबात का इनेकाद होने वाला था। मुल्क के हालात ये थे कि सिकंदर मिर्ज़ा की अपनी तख्लीक रिपब्लिकन पार्टी भी अब इनके हाथों से निकल रही थी। मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ जुलूस निकाल रही थी। जमात इस्लामी के अमीर इन्हें सफ़ेद हाथी करार दे रहे थे। निज़ाम इस्लाम पार्टी के सरबराह मोहम्मद अली चौधरी इनके डसे हुए थे। मशरक़ी पाकिस्तान की कोई जमात इनकी हमनवा ना थी, इसलिए सिकंदर मिर्ज़ा जो जमहूरियत को भी अपनी रहनुमाई में चलाने के कायल थे, अपने मुस्तक़बिल के बारे में तशवीश का शिकार थे, इसलिए वो भी इनकलाब के मंसूबे बना रहे थे। इसके बाद है कि दस्तूर या कॉन्स्टिट्यूशन की खामियाँ। कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में बाज़ ऐसी खामियाँ थीं जिनसे इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने के ख्वाहिशमंद फ़ायदा उठाते रहे। इस दस्तूर में ऐवान बाला मौजूद था और किसी भी कानून पर नज़रसानी करने का अख्तियार ऐवान बाला या सेनेट की बजाय सदर को दिया गया था। इससे सदर के अख्तियारात बहुत बढ़ गए। सदर को ऑर्डीनेंस नाफिज करने का अख्तियार हासिल था, जिससे सिकंदर मिर्ज़ा भरपूर फ़ायदा उठा रहा था। सदर को बहुत सी एमरजेंसी पावर्स भी दी गई थी। असम्बली के टूटने के बाद दूसरे इंतखाबात तक सदर कुल्ली अख्तियारात का मालिक था। पाकिस्तान के हालात में सदर इंतखाबात के नताइज पर भी असरअंदाज हो सकता था। इन गैर मामूली अख्तियारात की वजह से मौका परस्त और मफाद परस्त अनासिर ऐवान सदर के इशारों पर नाचते थे। काबीना पर वज़ीर-ए-आज़म का कम और सदर का अख्तियार ज़्यादा होता और काबीना के बाज़ अरकान सदर की किचन कैबिनेट में भी शामिल हो गए। ये सारे हालात मुल्क में जमहूरियत के फ़रोग़ के रास्ते में भी हायल थे। इसके बाद है कि दस्तूरी रिवायात का ना होना।
یا دوسرے لفظوں میں کہ کانسٹیٹیوشنل ٹریڈیشنز پر عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہوتا تھا۔ پاکستان کا دستور برطانوی طرز پر بنایا گیا تھا، جس میں ہر حکم بادشاہ کے نام سے نافذ ہوتا ہے، لیکن بادشاہ وزراء اور پارلیمنٹ کے مشوروں سے کام کرتا ہے۔ برطانیہ میں اس کا عملی مطلب یہ ہے کہ بادشاہ صرف آئینی سربراہ اور فیصلے کرنے کا اصل اختیار وزیر اعظم، کابینہ اور پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں یہ دستوری روایات موجود نہیں تھیں، اور جس طرح برطانوی گورنر جنرل ڈکٹیٹرانہ اختیارات استعمال کرتا تھا، پاکستان کے گورنر جنرل اور صدر بھی اس طرح کے اختیارات کے خواہش مند تھے، اور جب ان کو یہ اختیارات نہ ملے تو انہیں دستور ہی ناقابل عمل نظر آنے لگا۔ اس کے بعد ہے کہ سیاسی جماعتوں اور سیاسی لیڈروں کا کردار۔ بدقسمتی سے وہ سیاسی جماعتیں اور قائدین جو مختلف اوقات میں برسر اقتدار آئے، وہ ذاتی اور پارٹی مفادات کو قومی مفادات پر ترجیح دیتے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ لیاقت علی خان کی وفات کے بعد پاکستان لیڈرشپ کی کمی کا شکار رہا، یعنی اہل قائدین جو ہے وہ میسر ہی نہ آئے۔ تھوڑی دیر تک چودھری محمد علی نے سنجیدگی سے قومی معاملات کی طرف توجہ دی، لیکن جلدی انہیں یہ احساس ہو گیا کہ وہ جن سہاروں پر کھڑے ہیں وہ قابل اعتبار نہیں ہیں۔ کوئی بھی نظام بغیر معقول لیڈرشپ کے نہیں چل سکتا، اور پارلیمانی نظام کو مضبوط اور بااصول سیاسی جماعتوں کے بغیر چلانا ناممکن ہے۔ ایوب خان کے الفاظ میں پرانے لیڈر ختم ہو گئے تھے اور نئے قائدین نایاب تھے، اس لیے جو ہے وہ پاکستان میں جمہوریت ناکام ہوئی۔ اس کے بعد ہے کہ سیاسی انتشار۔ انقلاب کے لیے سب سے بڑی دلیل سیاسی انتشار تھا۔ گزشتہ 7 سالوں سے 7 وزارتیں بدل چکی تھی۔ نیشنل عوامی پارٹی کے چند اراکین کو دوسرے صوبوں میں پاسنگ کی حیثیت جو ہے وہ حاصل تھی، ان کا ووٹ جہاں پر بھی جو ہے وہ جن کو حاصل ہو جاتا تھا، حکومت ان کی بن جاتی تھی۔ مغربی پاکستان میں مسلم لیگ اور ریپبلکن دونوں ان کی حمایت کی طلبگار تھیں، اور مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ اور متحدہ محاذ دونوں اس باہمی رسہ کشی کا نقطہ عروج یہ تھا کہ مشرقی پاکستان اسمبلی کا ایک ڈپٹی اسپیکر شاہد علی اپنے مخالفین کے ہاتھ سے اسمبلی میں اتنا پٹا کہ دم توڑ گیا۔ ان تمام واقعات کی بنا پر سکندر مرزا، ایوب خان اور ان کے ساتھیوں کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ ملک میں جمہوریت ناکام ہو گئی ہے، یا کم از کم پارلیمانی جمہوریت جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ہے اخلاقی بحران۔ عوام میں بددلی پیدا ہونے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ملک کی انتظامیہ اخلاقیات کو اپنانے کے قابل ہی نہ تھی۔ ہر میدان میں بددیانتی تھی، اور یہ بددیانتی دراصل دوسری جنگ عظیم کے اثرات میں سے تھی، جو پاکستان اور بھارت دونوں ملکوں میں پائی جاتی تھی۔ تاہم پاکستان چونکہ سرکاری ملازمین سے خود سیاستدانوں سے غلط کام کروانے شروع کر دیے تھے، اس لیے ان کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ اس اخلاقی بحران نے عوام کو ایسے مقام پر لا کھڑا کیا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس صورتحال سے نجات چاہتے تھے۔ آخر میں کہ سب سے بنیادی وجہ کہ عام انتخابات کا بار بار ملتوی ہونا اور عوام کی مایوسی۔ جمہوری ملکوں میں سیاسی عدم استحکام کا علاج عام انتخابات کے ذریعے کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں انتخابات بار بار ملتوی کیے جاتے رہے۔ 1958 میں 1958 میں جب انتخابی مہم زوروں پر تھی، اس التوا کے اعلان نے عوام کو قطعی طور پر مایوس کر دیا، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کاش کوئی خدا کا بندہ آئے اور ہمیں اس صورتحال سے نجات دلائے۔ واقعہ یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ناکام نہیں ہوئی، بلکہ اس کو آنے ہی نہیں دیا گیا تھا، اور پارلیمانی جمہوریت جو برصغیر میں اپنی ارتقائی منازل طے کر چکی تھی، عوام کی سمجھ سے بالاتر نہ تھی، بلکہ صحیح طریقے سے انتخابات منعقد نہ کروا کے اس کا راستہ ہمیشہ روکا گیا، اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ وہ ناکام ہو گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایوب خان کے انقلاب سے عام آدمی نے وقتی طور پر اچھا تاثر لیا، البتہ پڑھے لکھے لوگ جمہوریت کی بساط لپیٹ دینے پر خوش نہ تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں جمہوریت کو جو ہے وہ دوبارہ سے بحال کیا جائے۔ اب بھی لوگ جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ جمہوریت کو ہر حال میں جو ہے وہ مقدم جانتے ہیں،
اور وہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت کو جو ہے وہ اس کے صحیح معنوں میں جو ہے وہ نافذ ہونے دیا جائے، اور پس پردہ رہ کر جو جمہوریت کو ناکام بنانے کی کوشش کی جاتی ہے ان کوششوں کا جو ہے وہ قلعہ کیا جائے یا خاتمہ کیا جائے، تبھی پاکستان میں جو ہے وہ جمہوریت کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی ہے۔ اگر جمہوریت کو جو ہے وہ ایسے ہی رائج کیا گیا اور ایسے ہی جو ہے وہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو ہے وہ چلانے کی کوشش کی گئی، اور پس پردہ طور پر جو ہے وہ بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ اس پہ اپنا بھیانک کردار جو ہے وہ ادا کرنا نہ چھوڑا، تو کبھی بھی پاکستان میں جو ہے وہ جمہوریت چاہے کسی بھی لیول کی ہو، چاہے پارلیمانی طرز حکومت ہو، چاہے صدارتی طرز حکومت ہو، کوئی بھی جمہوریت جو ہے وہ پاکستان میں کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی، اور نہ پاکستان میں جمہوری طور پر جو ہے وہ لوگوں کو ان کے حقوق جو ہے وہ دیے جا سکتے ہیں۔ وہ ہمیشہ جو ہے وہ گمنام اندھیروں میں رہیں گے اور کبھی بھی جو ہے وہ ترقی کے سفر میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ والسلام۔